सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग, क्या यूज है ना। जो हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़े हैं है ना, डीएनए को काटना जोड़ना किस लिए कर रहे थे, उसका यूज कहाँ कहाँ है वो बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें ये बताता हूँ कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, है ना। तो लिखिए एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पहला जो यूज है, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं डायग्नोस्टिक्स में। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है बीमारियों का पता लगाना, उनकी जांच करने में, है ना, उनके उपचार में, ट्रीटमेंट। जब बीमारी पता चलेगी तभी तो ट्रीटमेंट करोगे, है ना। तो क्या में कर सकते हैं, लिखेंगे डायग्नोस्टिक में। ट्रीटमेंट व जांच, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। जब ये डायग्नोस्टिक हो जाएगी, है ना, इसमें जांच वगैरह भी है, उसका ट्रीटमेंट के लिए हम कहते हैं थेरेप्टिकल। थेरेप्टिकल का मतलब होता है ट्रीटमेंट, थेरेपी देना। जब जांच हो जाएगी हमें ये पता चल जाएगा कि इसको हुआ क्या है, तो तभी हम उसका ट्रीटमेंट दे पाएंगे, तो उसे हम कहते हैं थेरेप्टिकल, है ना, थेरेपी देना उसको। तो ये हो जाएगा उपचार। थेरेप्टिकल मतलब उपचार, तो ये ट्रीटमेंट करेंगे, इसका उपचार। और क्या कर सकते हैं, देखो मॉडिफाइड क्रॉप बना सकते हैं। मॉडिफाइड का मतलब होता है परिवर्तन करके, और ऐसी कुछ फसलें बनवाना जो पहले से ज्यादा रेजिस्टेंस हो, है ना, उनमें जल्दी बीमारी ना लगे, उनको बहुत दिनों तक स्टोर कर सकें। ये भी हम बायो एप्लीकेशन में ऐसा बनाएंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे इसका तीसरा क्या हो जाएगा बताओ, मॉडिफाइड क्रॉप। मॉडिफाइड क्रॉप बना सकते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके। मॉडिफाइड क्रॉप, बायो रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन, बैक्टीरिया को यूजफुल बनाना, बायो रेमिडिएशन। इसके अलावा हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न कराने में भी कर सकते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा उत्पादन में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। पेस्ट प्रोडक्शन, कीटनाशक वगैरह बनाने में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। और कई सारी चीजें हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी लगाएंगे, है ना। जैसे जांच करवाना है किसी को, किसी की दवाई करना है, जीन लेवल तक का ट्रीटमेंट करना है, तो भाई उसके बारे में जानना होगा। और जीन लेवल पर स्टडी ही तो कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग। डीएनए के जीन को या डीएनए के टुकड़े को यहाँ से काट करके यहाँ जोड़ना, तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कर सकते हैं। किसी भी फील्ड पे बायोटेक्नोलॉजी लगाई जा सकती है। अब मेरी बात सुनो, जब बायोटेक्नोलॉजी आई थी आज से 20 सेंचुरी के आसपास, बायोटेक्नोलॉजी ने अपना सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाया था फसलों पर। और इसका उपयोग करके जिस खेत में जितनी भी फसल होती थी, बायोटेक्नोलॉजी को लगाकर हम उससे 3 गुना ज्यादा फसल प्राप्त करने लगे थे। कितना? तो ये लिखना है हमको, लगाइएगा स्पेशल नोट। बायोटेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण, बायोटेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण, बायोटेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन, सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन
एग्रीकल्चर फील्ड में हुआ, एग्रीकल्चर फील्ड में हुआ। लार्ज एंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, लार्ज एंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डन इन एग्रीकल्चर फील्ड। कहाँ हुआ बताओ? तो बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग तो हर फील्ड में हुए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए हुआ वो कहाँ पर हुआ बताओ? बोलो। और होना भी चाहिए था। क्यों हमें ये जरूरत पड़ी कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग इसी फील्ड में सबसे ज्यादा हो जाता तो अच्छा रहता? क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी और रिसोर्सेस कम होते जा रहे थे, तो खाने के सोर्स कम हो जाते तो फिर आपस में तो भुखमरी हो जाती, कौन कहाँ खाना पाता। इसलिए हमारे उतने ही खेत में प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा दिया गया, क्या लगा करके? बायोटेक्नोलॉजी। लिखना है इसमें, लिखेंगे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा था, बिकॉज द पॉपुलेशन इंक्रीज, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी, बिकॉज द पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जनसंख्या बढ़ रही थी, हैंस द फूड डिमांड इंक्रीज, इसलिए खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ रही थी, हैंस द फूड डिमांड इंक्रीज, इसलिए खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ रही थी, हैंस द फूड डिमांड इंक्रीज, एंड वी नीड मोर क्रॉप, और हमें ज्यादा फसलों की आवश्यकता थी। सही बात है भाई, जनसंख्या बढ़ेगी, खाना क्या खाएंगे अगर फसल उतनी ही होगी तो? बताओ। इसलिए हमको इसकी जरूरत भी थी। बोलो। हाँ, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये किस फील्ड में आया? एग्रीकल्चर फील्ड। सर हम इसमें कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं कि हमारी जो फसल थी वो कई गुना बढ़ गई? या जैसे हम एक राइस, सिंपल राइस खाते थे, एक गांव में क्या हुआ कि वहां के लोग ऐसे केवल और केवल चावल खाते थे, तो वहां पर बहुत सारे लोगों को रतौंधी हो गई। किसकी कमी से होती है? वो रोटी खाते ही नहीं थे। तो वहां पर हमने बायोटेक्नोलॉजी लगा करके, और जो वहां के जो फार्मर थे उनके धान में विटामिन ए डाल दिया, जिससे जो चावल होने लगा उसमें विटामिन ए पहले से रहने लगी। ऐसा चावल जिसमें विटामिन ए होती है उसे गोल्डन राइस कहते हैं। तो गोल्डन राइस किसकी देन हो गई? बायोटेक्नोलॉजी की। अब देखो हम कैसे बनाते हैं, कोई ऐसा हम जीन डालेंगे जो जीन विटामिन ए बनाता हो, और वही जीन हम किस में डाल देंगे? धान में। और डालने की प्रोसेस हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि कैसे डालना है। टीआई प्लाज्मिड ले आओ, उसको वो जीन दे दो और वो ले जा करके उसके अंदर छोड़ देगा। बोलो। तो ये मेथड लगाएंगे। तो कौन कौन सी मेथड है? कुछ मेथड के नाम लिखना है, ठीक है। लिखेंगे मेथड यूज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में यूज होने वाली मेथड, मेथड यूज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में यूज होने वाली मेथड। पहला है जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएमओ इसमें कंप्लीटली बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। जो भी हेर फेर करना है उसको हम जीन के साथ करेंगे, नाम से ही पता चल रहा है जेनेटिक लेवल पर करना है। तो हम इस वाली मेथड में, एग्रीकल्चर की इस मेथड में किसी भी प्रकार का कोई फर्टिलाइजर या खाद वगैरह यूज नहीं करते थे, ठीक है। तो लिखना है इसमें जीएमओ वाली मेथड में
लिखेंगे इन दिस नो एनी टाइप ऑफ फर्टिलाइजर यूज, इसमें किसी भी प्रकार का कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं होता है। इन दिस नो एनी टाइप ऑफ फर्टिलाइजर यूज, इसमें किसी भी प्रकार का कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं होता है। ठीक है, केवल जीन को हम लोग क्या कर सकते हैं, उलट पुलट करके बना सकते हैं, जीन में हेर फेर करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो वही कहलाएगा GMO। आगे लिखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई फर्टिलाइजर इस तरह का यूज नहीं करते हैं। इट इज आल्सो इको फ्रेंडली, लिखेंगे यह भी इको फ्रेंडली है। इट इज आल्सो इको फ्रेंडली, यह भी इको फ्रेंडली है। फ्रेंड माने दोस्त, इको फ्रेंडली है। तीसरा है एग्रो केमिकल बेस्ड फार्मिंग। एग्रो केमिकल बेस्ड फार्मिंग, नाम से ही पता चल रहा है, एग्रो लिखा है, केमिकल भी लिखा है। मैक्सिमम केमिकल, मैक्सिमम फर्टिलाइजर यूज होते हैं। हम लोग कहीं जाते हैं तो कई जगह पर सेंटर दिखते हैं, एग्रो सेंटर, वहां खाद मिलती है, दवाइयां मिलती हैं, याद है? तो ये वही है, इसमें अधिकतम केमिकल यूज किए जाएंगे। लिखेंगे इसमें मैक्सिमम फर्टिलाइजर यूज, मैक्सिमम फर्टिलाइजर यूज इन दिस मेथड, इसमें अधिकतम फर्टिलाइजर यूज होते हैं, इसमें अधिकतम फर्टिलाइजर यूज होते हैं। नियर 20वीं सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के आसपास, when the biotechnology at the top, 20वीं शताब्दी के आसपास जब बायोटेक्नोलॉजी शिखर पर थी, जब बायोटेक्नोलॉजी शिखर पर थी, जब बायोटेक्नोलॉजी शिखर पर थी, तब यह क्रांति आई थी। देन दिस रेवोल्यूशन कम्स, तब यह क्रांति आई थी। देन दिस रेवोल्यूशन कम्स, तो यह क्रांति आई थी। दिस रेवोल्यूशन कम्स, तो यह क्रांति आई थी। एंड द नेम इज गिवन ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसे हरित क्रांति कहते हैं, और इसे हरित क्रांति कहते हैं। एंड इट इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसे हरित क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखो, जब बायोटेक्नोलॉजी अपने शिखर पर थी, हर चीज का एक टॉप पॉइंट होता है, उस समय बायोटेक्नोलॉजी एकदम बूम पर थी और सब लोग बायोटेक्नोलॉजी की वाहवाही कर रहे थे कि बताओ क्या मेथड आ गई है, जीन को हम लोग काट करके डीएनए मॉडिफाइड करके इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं, है ना। और जिस समय हम केमिकल यूज करने लगे थे, खाद वगैरह यूज करने लगे थे, उस समय जो क्रांति आई थी वो हरित क्रांति है। तो बताओ हरित क्रांति किससे संबंधित है? फसलों के उत्पादन से। इस ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण क्रॉप प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ गया था, है ना। तो लिखेंगे इन दिस रेवोल्यूशन, इस क्रांति से फसल उत्पादन 3 गुना बढ़ गया। बाय दिस रेवोल्यूशन क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज 3 टाइम, इसके द्वारा क्रॉप प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया।
ठीक है, तो समझ में आ गई बात। उस समय जनसंख्या बढ़ रही थी, पर अच्छा हुआ हरित क्रांति आ गई। हरित क्रांति में हम क्या यूज करने लगे? केमिकल यूज करने लगे, फर्टिलाइजर यूज करने लगे, जिससे कितने गुना बढ़ गई? 3 गुना। तो जहां 1 बोरा होता था वहां 3 बोरा होने लगा। अब ठीक है, ठीक था, ओके। आगे लिखेंगे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, विश्व में, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन विश्व में नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, लिखेंगे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन और इंडियन कौन है? MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो बोरलॉग थे और भारत के MS स्वामीनाथन थे। और इस क्रांति के कारण 3 गुना फसल जो है वो क्या हो गई? बढ़ गई। कैसे बढ़ाए? क्या हुआ होगा? क्या एप्लीकेशन यूज की हो गई कि उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा? ठीक है ना, तो लिखेंगे हाउ ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज प्रोडक्शन। ये लिख गया है, हाउ ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज प्रोडक्शन, हाउ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंक्रीज प्रोडक्शन। सवाल यह है कि हरित क्रांति ने ऐसा क्या किया था जिससे 3 गुना ज्यादा फसलों का उत्पादन बढ़ गया? ठीक है, बताइए। तो सबसे पहली बात थी, क्योंकि हमारे पास टेस्टिंग वगैरह सब आ गई थी, हम मिट्टी का टेस्ट कर सकते थे कि मिट्टी में कौन से तत्व की कमी है, वो हम दे सकते थे। और वो तत्व हो सकता है उस प्लांट का खाना हो, तो हम कह सकते हैं प्रॉपर फूड सप्लाई, है ना। तो जब हम किसी को खाना देंगे तो वो तंदुरुस्त तो रहेगा ही और अच्छा प्रोडक्ट इससे निकलते थे। ठीक है, तो लिखेंगे प्रॉपर फूड सप्लाई। प्लांट को हम लोग प्रॉपर फूड देते थे, जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए वो मिलता था। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई, ठीक है ना। यूज गुड वेराइटी ऑफ सीड, सीड की अच्छी वेराइटी का यूज करते थे। लिखेंगे यूज गुड वेराइटी ऑफ सीड, यूज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। भाई केमिकल का मतलब है, हम कह रहे हैं कि हमारे खेत में किसी कीड़े का अटैक हो गया, तो हमारे पास पेस्ट तो भी तो बनाया था हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, है ना। इंसेक्टिसाइड बनाए थे, कीड़े के मारने की दवाई बनाई थी, हम उसे छिड़क देंगे तो हम वो बच जाएगा। तो इससे भी है फायदा है कि नहीं है। तो हम उससे केमिकल और फर्टिलाइजर भी यूज करेंगे, जिससे उसका ग्रोथ पहले से और अच्छी होगी। एक काम करते हैं, लोगों को कुछ जानकारियां देते हैं कि भाई एक क्रॉप मैनेजमेंट होता है, उनको सिखाते हैं
कि पढ़ाया जाता है कि भैया अगर लगातार एक ही फसल बोओगे तो आपके फसल की प्रोडक्शन घट जाएगी। अगर अभी धान बोए हो एक साल या उसमें गेहूं बोए हो तो अगले साल वहां चना लगा दो, फिर मसूर लगा दो, क्योंकि सबकी न्यूट्रिशन का मोड क्या है, अलग अलग है। अगर आप एक ही खेत में लगातार गेहूं ही गेहूं खाओगे तो उसकी मिट्टी के सारे तत्व जो गेहूं के लिए आवश्यक है वो क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। मिट्टी के सोर्स अनलिमिटेड है लेकिन उसे समय तो चाहिए। तो इस साल गेहूं लगा दिए और अगले साल वहां क्या लगा दिए, चना, चना वाले की जगह पे गेहूं, तो उसकी न्यूट्रिशन भी क्या होती रहती है। तो इसे कहते हैं क्रॉप मैनेजमेंट। क्या कहते हैं, तो क्रॉप मैनेजमेंट पढ़ा करके भी हम इसको बढ़ाएं कि भाई वहां वही चीज ना लगवाएं। तो हमने और क्या करवाया बताओ, क्रॉप मैनेजमेंट किया, लिख लेना, क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट करवा दिए। उससे भी क्या हो गया बताओ, हाँ लिख लीजिएगा, क्रॉप मैनेजमेंट। कुछ डिसएडवांटेज भी थे, फायदा तो बहुत अच्छे दिखाए आपको कि बड़ा अच्छा हुआ, 3 गुना बढ़ा दिया। कैसे कैसे बताओ, केमिकल डाल दो, कोई बीमारी आ रही है, जल्दी से हमने बायोटेक्नोलॉजी लगा के टेस्ट कर लिया, अच्छा इसको ये बीमारी है, और उसका केमिकल या उसकी अगर उसको न्यूट्रिशन की कमी के कारण वो बीमारी आ रही थी तो न्यूट्रिशन दे देंगे, और अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया उसको अटैक कर रहा था तो केमिकल डाल देंगे। पढ़ाई हमने कर ही ली है मैनेजमेंट से कि क्या क्या करना है। फूड सप्लाई, मिट्टी का टेस्ट भी करवा सकते हैं, क्या क्या उसको देना है। गुड वैरायटी के सीड हम निकाल सकते हैं अच्छे, जो कि अच्छी क्वालिटी के, जिनका जीन अच्छा हो उन्हें यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम तो जीन लेवल तक पढ़ रहे हैं। तो ये अच्छा था, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी थे जो डिसएडवांटेज में आ जाएंगे, है ना। लिखेंगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज, सबसे पहली बात जो इसका डिसएडवांटेज मुझे समझ में आया, देखो ये क्या है कि जैसे किसी के घर में कोई छोटा किसान था, वो अपने घर में उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, अब उसको इस चीजों को करने के लिए, इतनी सारी चीजें मैनेज के लिए पैसा भी तो चाहिए। दवाई खरीदना है तो पैसा, खाद डालना है, फर्टिलाइजर तो पैसा, तो वो तो कहेगा जितने का क्रॉप नहीं निकलेगा उतने की तो दवाई डाले जा रहे हैं। तो होता ही है, लोग बात कहते हैं गांवों में कि जितने का तो होता नहीं है उतनी प्रकार की दवाई और खाद डल जाती है, कुछ नहीं बचता है किसानी में, सुने हो, है ना। तो वही है। तो सबसे पहली बात तो है इसका हाई रेट ऑफ कॉस्ट, सही है ना। लिखेंगे यह महंगा है, इट इज कॉस्टली, हाई रेट, सबके बस सब कोई कर ही नहीं सकता है, फिर इतना सारा खाद कहां से खरीदेगा, पैसा चाहिए पहले, प्रोडक्ट तो बाद में आएगा, डालने के लिए तो शुरू में ही दवाई चाहिए ना। चल हाँ, तो ये हो जाएगी दिक्कत। आगे लिखेंगे अगर हम इतना ज्यादा केमिकल डालेंगे, इतने ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है वो सीड में भी उसका कुछ मात्रा जाएगी। जो इंसेक्ट को मार रहा था वो आदमी को भी मार सकता है, मारेगा नहीं तो उसकी बॉडी को हार्मफुल तो हो ही सकता है, उसके लिए कोई बीमारी उत्पन्न कर सकता है ना। तो मोर यूज ऑफ केमिकल मेक द हार्मफुल ऑफ द बॉडी, है ना, या हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दूसरा एक और नुकसान इसका आ गया, इट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी, इट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी, यह बॉडी के लिए नुकसानदायक है, इट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी, बॉडी के लिए क्या है ये, नुकसानदायक है। जितना ज्यादा कोई डीडीटी डाल रहा है तो कहे वो नहीं जाएगी सीड में, कुछ मात्रा चली गई। इसके अलावा कुछ और भी सारी चीजें हैं,
जो मिट्टी से लेकर के पानी तक को प्रदूषित कर सकती हैं, भले हम उसको काहे में डाले हैं, क्रॉप में डाले हैं। कैसे बर्बाद, सर मिट्टी कैसे प्रदूषित हो गई? जब आप जब दवाई डालोगे तो प्लांट में गिरेगी तो कुछ तो मिट्टी में जाएगी, या सगली भी मिट्टी में जा सकती है। सुबह पर दवाई डाल के आए, सांझ के पानी बरसेगा, पानी गिरा तो सब धुल करके कहाँ चला गया, मिट्टी में, मिट्टी से बहा तो सारा चला गया नदी में, तो नदी का पानी भी प्रदूषित हो गया। तो प्रदूषण तो हो ही सकता है। तो लिखेंगे इट मेक इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, यह वातावरण को प्रदूषित करता है, यह वातावरण को प्रदूषित करता है। सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन, सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन, सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन, मिट्टी और पानी का प्रदूषण। अगला, अब एक और बात सुनो, जो बायोटेक्नोलॉजी से हम सीड बनाए, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके अच्छा सीड बनाया, मान लो ये बायोटेक्नोलॉजी का एरिया है, तो हमने यहाँ की मिट्टी के हिसाब के लिए सीड बनाया। अब यहाँ से हमारा सीड कोई खरीद के ले गया, सीधी शहडोल वाला, सीधी वाला, वहाँ की मिट्टी दूसरी थी, तो वो वहाँ पर उग ही नहीं रहा है ना। मतलब बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए गए सीड हर जगह पर ग्रो नहीं करते थे, कहाँ के लिए बने हैं, वो वहीं पर ग्रो करते थे। लिखेंगे सीड गिवन बाय द बायोटेक्नोलॉजी, सीड गिवन बाय द बायोटेक्नोलॉजी not grow everywhere, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा दिए गए सीड हर जगह पर ग्रो नहीं करते हैं। अगर हम उस समय की बात करें, उस समय जो सीड मिल रहे थे, उस समय जो सीड थे वो सबसे ज्यादा मैक्सिको और जापान में ग्रो करते थे, भारत में कम, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा दीज आर मोस्टली ग्रो इन मैक्सिको एंड जापान, ये मुख्यतः मैक्सिको और जापान में ग्रो करते हैं, ये मुख्यतः मैक्सिको एवं जापान में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये है। तो देखो हमने एग्रीकल्चर में एक मेथड लगाई जिससे हम लोगों ने इतना सारा इसका उपयोग किया, लेकिन इसके कुछ फायदे हुए और कुछ नुकसान भी थे। लेकिन हो गया, अब नुकसान का क्या किया जाए, अगर नुकसान देखेंगे तो खाना ही नहीं खा पाएंगे। अब उतना प्रोडक्ट, जहां हमारे खेतों में 10 बोरा होता था वहां 60 बोरा निकल रहा है, सही है ना। पहले कुछ करते नहीं थे, ट्रैक्टर वैक्टर नहीं था, ऐसे ही थोड़ा बहुत खोद वोद दिए, ऐसे ही है ना, खुदाई करके और ऐसे ही ऐसे छींट देते थे, ट्रैक्टर से नहीं बुवाई होती थी, है ना। थोड़ा बहुत निकल आता था, कोई खाद वगैरह कुछ भी नहीं, इसीलिए पहले के लोग कहीं बीमार ही नहीं होते थे। क्या साल के, हमारे बब्बा 105 साल के, कहीं तुमका कहा होगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, क्या साल है, कहीं 38 साल का, है ना। तो यही सारी चीजें क्या है, डिसएडवांटेज आ रहे थे, सही बात है। ओके, तो ये हो गई बात। जो ये हम लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म लिखा है, इसमें एक शब्द ऑर्गेनिज्म आया है, इसमें हम जीएमओ का मतलब ये लगा सकते हैं, इट इज आल्सो यूज इन एनिमल, प्लांट और एनिमल दोनों में ये यूज होती है, ठीक है ना। तो लिखेंगे अगला, नोट लगाएंगे, नोट GMO use in both
प्लांट एंड एनिमल। जीएमओ को प्लांट व एनिमल दोनों में यूज कर सकते हैं। जब हम जीएमओ लगाते हैं किसी भी प्लांट व एनिमल में, तो हम ऐसी चीज बनाना चाहते हैं जो बीमारियों से लड़ सके, है ना। ऐसा व्यक्ति बनाए, ऐसा जीव बनाए, ऐसा प्लांट बनाए कि उसको बीमारी हो तो हमें कीटनाशक न डालना पड़े, वो लड़के और उसे भगा दे। जैसे कुछ बीमारियां हमारी बॉडी में भी होती हैं, बनती हैं, लेकिन हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा है तो उसे ठीक कर लेता है ना। तो लिखेंगे बाय यूजिंग GMO we make plant and animal that fight against disease। लिखेंगे GMO का उपयोग करके, GMO का उपयोग करके हम ऐसे प्लांट या एनिमल बनाते हैं, ऐसे प्लांट व एनिमल बनाते हैं जो बीमारियों के खिलाफ लड़ते हैं। जो बीमारियों के खिलाफ लड़ते हैं। ठीक है, वो सर्दी और गर्मी दोनों के लिए रेजिस्टेंस हो जाएं, है ना। तो लिखेंगे अगला, रेजिस्टेंस फॉर द बोथ समर एंड विंटर। रेजिस्टेंस फॉर द बोथ समर एंड विंटर, समर और विंटर दोनों के लिए रेजिस्टेंस हो। इंसेक्ट रेजिस्टेंस, और कैसे हो बताओ। इंसेक्ट रेजिस्टेंस, कीड़ों के लिए प्रतिरोधी हो, कीड़े उन्हें ना खाएं। जैसे हम लोग अभी बायोटेक्नोलॉजी में एक ऐसा प्लांट बनाएंगे जिसको कीड़े खाते ही नहीं है, खाएंगे मर जाएंगे, बीटी कॉटन, याद है। तो ये आगे अभी बनाना है बीटी कॉटन, ऐसा है कीड़ा उसको देखेगा पहले ही भाग जाएगा। क्या होता था, ये लोग क्या करते थे, कॉटन लगाते थे, है ना, कपास का पेड़ लगाते थे कि इससे रुई निकालेंगे, और ये कीड़ा इतना लहटा था कि सीधे अटैक कर देता था, पूरी रुई खत्म। बायोटेक्नोलॉजी वालों को पता चली, बोले अच्छा एक काम करो, इसके अंदर कुछ ऐसा जीन डाल दो कॉटन के अंदर कि ये कीड़े को ही मार डाले। तो हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके कॉटन से बना दिया बीटी कॉटन, और उस कॉटन को जब कोई कीड़ा खाता है तो वो मर जाता है। इसलिए ये कीड़ा बीटी कॉटन को दूर से ही देख के भाग जाता है, चलो भैया ये खाने वाला नहीं है, नहीं तो काम तमाम। ठीक है, तो हम इंसेक्ट रेजिस्टेंस भी बना सकते हैं जीएमओ के द्वारा। ठीक है जी, आगे लिखेंगे आफ्टर द कल्टीवेशन, आफ्टर द कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के बाद, कल्टीवेशन के बाद, आफ्टर द कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के बाद, कल्टीवेशन के बाद लंबे समय तक, लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। कल्टीवेशन मतलब काटने के बाद हमने जो निकाला, गेहूं चावल जो कुछ भी रखा, उसको बहुत समय तक स्टोर करते हैं। पता चला वो अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है विदाउट बायोटेक्नोलॉजी से, तो तुम आज गेहूं निकाले, कल्टीवेट किए और उसको रख लिए, 2 महीना बाद कहें कि गेहूं देखा कहाँ कैसा है, कहें घुन का है। घुन का मतलब समझ रहे हो। तो हम इनको ऐसा बना सकते हैं कि कल्टीवेशन के बाद रखे रहो लंबे समय तक, इनको कुछ ना हो। ठीक है,
तो सर ये तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बताइए कितना फ़ायदा दे रही है ना। प्रोडक्शन बढ़ा दी, रख रखाव में भी काम आ रही है, और हमें लड़ने के लिए भी ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पहला यूज है जो हम लोग लिखवाएंगे बायोटेक्नोलॉजी का यूज। पहला लिखेंगे एग्जाम्पल, पहला गोल्डन राइस। उदाहरण, सुनहरे चावल, गोल्डन राइस। इनका नाम गोल्डन राइस क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें विटामिन ए थी क्या? नहीं यार, इसका नाम गोल्डन राइस इसलिए रखा गया था क्योंकि इनके सीड गोल्डन कलर के थे, है ना। तो लिखेंगे सीड कलर इज गोल्डन, सीड का कलर गोल्डन था, सीड कलर इज गोल्डन। बीज का रंग क्या था इसमें, मैंने बताया है पहले भी। लिखेंगे, इसमें लिखना है द पर्सन विच यूज सिंपल राइस इन फूड। ऐसे व्यक्ति जो खाने में, ऐसे व्यक्ति जो खाने में सामान्य चावल का उपयोग करते थे। द पर्सन विच यूज सिंपल राइस इन फूड। ऐसे व्यक्ति जो खाने में सामान्य चावल का उपयोग करते थे, चावल का उपयोग करते थे। दीज पर्सन इफेक्टेड बाय द नाइट ब्लाइंडनेस। ऐसे व्यक्ति रतौंधी से प्रभावित हो गए, ऐसे व्यक्ति रतौंधी से प्रभावित हो गए। ऐसे व्यक्ति काहे से प्रभावित हो गए, रतौंधी से प्रभावित हो गए। ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, क्योंकि इनमें विटामिन ए की कमी हो गई, क्योंकि इनमें विटामिन ए की कमी हो गई। अब चावल ही चावल खा रहे थे, चावल में विटामिन ए था ही नहीं, और विटामिन ए आंखों के लिए आवश्यक है। बोलो, वहां पर रेटिना है जिसमें रॉड और कोन सेल लगी हुई हैं, आपको याद है, आंखों में। उनके न्यूट्रिशन के लिए विटामिन ए आवश्यक था। क्या था? तो चावल में विटामिन ए मिलने, तो वहां के सारे लोग क्या हो गए, रतौंधी हो गई। बायोटेक्नोलॉजी वालों को पता चला कि चलो देखते हैं, और एक गांव के सारे लोगों को ब्लाइंडनेस हो गई। बोले भैया बताओ अपना, बताइए अपनी प्लानिंग बताइए, क्या क्या सुबह खाते हैं, शाम को क्या कैसा बताए। सुबह भी चावल, दोपहर को भी शाम को भी चावल साहब। बोले कौन सा चावल? बोले ये चावल देखा, उसमें कोई विटामिन ही नहीं थी। बोले रुको, तुम चावल ही खाओ, कोई टेंशन बात नहीं है, अभी इसको ट्रीटमेंट किए दे रहे हैं, और इसको ऐसा ट्रीटमेंट कर देंगे कि उसी चावल में विटामिन ए आ जाएगी। और जब उस चावल में विटामिन ए आ जाएगी तो उसका नाम हो जाएगा गोल्डन राइस। ठीक है, लिखेंगे बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके, बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम गोल्डन राइस बनाएंगे। बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी वी मेक गोल्डन राइस। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके गोल्डन राइस बनाएंगे विच हैज सफिशिएंट विटामिन ए, जिसमें विटामिन ए क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में होगा, जिसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होगा। ठीक है, अब इसकी मेथड कैसी बनानी है,
कितना बनाना है इसको कल बनाएंगे।